अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूँ अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, जब पाकिस्तान में 24वें वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज मुंतखब हुए हैं। कौमी असम्बली का एक भरपूर इजलास जिसमें शोर शराबा, हंगामा आराई और फिर शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद पहला खिताब तकरीर उनकी ऐवान में, और उसके बाद अपोजिशन लीडर और उनके मुकाबले में जो उमर अयूब साहब थे, फिर उनका ख़िताब सामने आया। और दोनों में जो काबिल ज़िक्र बात रही, जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को एड्रेस किया गया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात 9 मई रही। शहबाज शरीफ साहब ने भी भरपूर अंदाज में उसका तज़किरा किया, कहा किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होगी, लेकिन जो लोग 9 मई के वाक़ये में मुलव्वस हैं उनको यकीनन सज़ाएँ होंगी। दूसरी जानिब उमर अयूब साहब ने जिस तरह से एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, एक जमात जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तौर पर पार्लियामान में मौजूद है, उनका एक मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने 9 मई का सारा मलबा रियासत पर डाला और ये कहा कि हमारे मासूम लोगों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया, ये उनका मौक़िफ़ था। और यकीनन वो इस मामले की ज़िम्मेदारी आज तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। रियासत एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है 9 मई के मामले पर, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उसका आज तज़किरा किया, और उमर अयूब साहब जो कि इस वक्त लीडर हैं या फेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हैं, उन्होंने भी इस 9 मई के वाक़ये का ज़िक्र किया। फिर इसके साथ साथ सिर्फ एक बात नहीं है, कहीं पर घड़ी चोर के नारे हैं तो कहीं पर वोट चोर के नारे हैं। कहा गया कि ये सही मैंडेट नहीं है, और इस इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए उनके हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारी जमातों को हैं। जाली इलेक्शन इनको करार दिया जा रहा है। जमात इस्लामी की बात करें तो उनका भी यही मौक़िफ़ है। मौलाना फजल रहमान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के आज़ाद अरकान दावा करते हैं कि 180 सीटें हैं उनकी, और फिर आज अब तक उनको जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो ना मिलने पर वो एक मौक़िफ़ रखते हैं कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन ही कलअदम हो गया है, और शहबाज शरीफ साहब सही तरीके से मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बने। अब इस सब में एक और बड़ा अहम सवाल ये है, और वो बेतहाशा चैलेंजेस हैं मुल्क को जो दरपेश हैं, जिनका तज़किरा आज शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद भी किया। लेकिन इत्तेहादियों के सहारे पे खड़ी हुई ये हुकूमत, जिसमें फ़िलवक्त काबीना में इत्तेहादी वज़ारतें लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे जो ख़बरें हैं वो बजट का इंतज़ार करने के बाद यकीनन अपना शेयर मांगेंगे। और कहा जा रहा है कि बहुत सारी अहम वज़ारतें फ़िलवक्त नहीं किसी और को दी जाएंगी, PMLN के लोगों में भी, ताकि कल को उनसे लेकर किसी और को ना देनी पड़े। उनको वैकेंट रखा जाएगा या वो वज़ीर आज़म अपने पास रखेंगे, ताकि बआसानी कल को उनको पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों को दिया जा सके। तो ये इस वक्त का एक पूरा का पूरा मंजरनामा, एक सूरत हाल है। 8 फरवरी पहले इंतखाबात नहीं नज़र आ रहे थे, फिर इंतखाबात के नताइज पर बहुत सारे सवालात रहे, और फिर हुकूमत साजी का ये अमल मरहलावार आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अब मुकम्मल हुआ, और चारों सूबों और वफाक की हुकूमतें अपनी तकमील को पहुँच गई हैं। इसके बाद अगला मरहला सदर का इंतखाब है, और फिर चेयरमैन सेनेट का मामला है। तो ये भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद असल सवाल, असल टेस्ट ये रहेगा कि जो बेतहाशा चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, जो आवाम को रिलीफ देना है और जो डिलीवर करना है, वो ये हुकूमत किस तरीके से करती है। मैं चाहूँगा इस सारी की सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, और आज़म चौधरी साहब भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर कैसे देखते हैं, एक तो आज का दिन जिस तरह से ऐवान की कार्रवाई रही, एज़ एक्सपेक्टेड कि नारेबाजी होगी, दोनों तरफ से होगी, जवाब दिया जाएगा, वो सब हुआ। नवाज शरीफ साहब ने पहला वोट अपने भाई के लिए कास्ट किया। शहबाज शरीफ साहब जो 16 माह में भी मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, एक मरतबा फिर मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं जैसे कैसे भी। सबसे पहले ज़रा इस पर रोशनी डालें कि जो 9 मई के वाक़ये का तज़किरा है वो पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी आज किया, वो क्यों ज़रूरी था वज़ीर आज़म बनने के बाद अपनी पहले ख़िताब में उसका तज़किरा करना, और फिर उमर अयूब साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? 9 मई पर और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। 9 मई के सबसे ज्यादा अहम बात ये है कि जब इसके बाद एक वाक़ये के बाद इस्लामाबाद कोर्ट में बानी PTI आए थे और उन्होंने जो जुमले कहे थे वही काफी हैं, और कोई तबसरा करना काफी नहीं है। उनसे पूछा गया था कि जो 9 मई को हुआ है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं।
تو انہوں نے کہا ہے کہ میری گرفتاری کا رد عمل تھا اور لوگوں نے یہ رد عمل دیا تھا، اگر مجھے دوبارہ گرفتار کرو گے تو یہی رد عمل ہوگا۔ تو 9 مئی تو یہ ایک طے شدہ تھا، اور جس طرح سے ہوا تھا، جس طرح سے افسوسناک تھا، اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ٹریپ کیا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ جو کچھ ہوا سوچ سمجھ کر کیا گیا، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جناب بہت کمزور ہو گیا ہے سسٹم، اور جو کچھ راولپنڈی والے ہیں ان کی تو کوئی وہی نہیں رہی ہے، ان کے اندر تو کوئی دم خامی باقی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم جا کر وہاں بزور وہاں تبدیلی لے آئیں اور جو کچھ اپنی مرضی سے چاہیں فیصلہ کر لیں۔ ابھی بہت سی چیزیں کھلیں گی جو نہیں کھل رہی ہیں، بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ ان کا اصل ٹارگٹ کیا تھے، اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے جی ایچ کیو میں، اور کیا کرنا چاہتے تھے وہ دیگر جگہوں پر۔ جب وہ سامنے حقائق آئیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کے۔ بہرحال 9 مئی ہو گیا، اور 9 مئی کے بعد کے حالات بھی سامنے آئے، اور اس کے بعد یہ الیکشن بھی ہو گیا، اور الیکشن نتیجے میں حکومت بھی بن گئی ہے، ہر صوبے بن گئی۔ اور یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بحران کے بعد ایک نئی اٹھان ہوئی ہے حکومت سازی کی، اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید ان کو مسائل کا ادراک نہیں ہے، لیکن جس طرح سے جناب شہباز شریف نے مسائل کا تذکرہ کیا اور انہیں حل کے لیے اپنے عزم کا اور اپنے کنوکشن کا اظہار کیا، تو اس سے لگ رہا تھا کہ انہیں کم از کم ایک بات کا تو احساس ہے کہ مسائل ہیں، اور بہت سنجیدہ مسائل ہیں، بہت گہرے مسائل ہیں، اور انہیں حل لیکن ہونا ہے۔ لغاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایک یہ تاثر ملتا ہے کہ ریاست 9 مئی کو نہ بھولی ہے، نہ بھولنے کے لیے ابھی تک تیار ہے، تو اسی طریقے سے نہ ڈیل کیا جائے گا جس طرح کرنا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا دوبارہ سے یا آج کے دن یا اس موقع پر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو معاملہ سارا کا سارا ہوا تھا وہ بالکل تازہ ہے ذہنوں میں، اور وہ رہے گا، اور جو بھی اس میں کردار ملوث ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی یا رعایت برتنے کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی تنقید تو ہوئی ہے نا۔ جب بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا تو انہوں نے جنرل ضیاء پر تنقید کی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق پر تنقید کرتی رہی ہے۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ کا نام لیا گیا تھا گجرانوالہ میں بھی، اور جناب میاں نواز شریف صاحب نے لیا تھا، اور اس کے بعد بھی نام لیا جاتا رہا ہے۔ لیکن ادارے کے اوپر کلی طور پر جا کر اٹیک کر دینا، یہ کبھی کسی نے نہ سوچا تھا، نہ ایسا کبھی ہوا تھا۔ وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس سے پہلے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ جناب اب جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، وہ اصل میں ملٹری لیڈرشپ کے اندر وہ ایک درار ڈالنا چاہتے تھے، اور وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ شاید وہ ملٹری لیڈرشپ کو تبدیل کر لیں گے۔ ان کا اپنا خیال یہ تھا، جو جن لوگوں نے یہ کارروائی کی تھی ان کا یہ خیال تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی بوگس اور بھونڈا خیال تھا، اور وہ ایسا مناسب نہیں تھا۔ یہ ادارے کے اوپر بحثیت مجموعی اٹیک کیا گیا تھا، یہ افراد پر نہیں تھا۔ جنرل باجوہ کے نقطہ نظر سے، جنرل باجوہ کے باجوہ ڈاکٹرین سے ہمیں اختلاف ہے، اور ہم اب بھی کہتے ہیں، اور ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینالسٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے شدید اختلاف ہے جنرل باجوہ۔ جنرل مشرف سے مجھے شدید اختلاف تھا، اسی طرح سے میں نے جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، میں نے اسی روز BBC پر کہا تھا کہ جناب یہ اقتدار پر قبضہ کیا گیا ہے، اور یہ قبضہ ایک طاقتور شخص نے اپنی طاقت کی بنیاد پر کیا ہے، یہ قبضہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا، اور ویسا ہوا۔ اور یہ ہم جو وہ تالے آزمائی ہوتی ہے، جو ملٹری کی مداخلت ہوتی ہے، ہم اس کی مخالف ہیں، اس کی ہم خلاف ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بحیثیت ادارہ اس پر اٹیک کر دیا جائے، اور یہ تصور کر لیا جائے کہ ہم اپنی مرضی کی تقرریاں اپنے طور پر کریں گے جا کر، یہ انقلاب آ جائے گا اور اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ریاست تحلیل ہو جائے گی، اور ادارے جو ہیں وہ ڈھائے جائیں گے، منہدم ہو جائیں گے، اور یہ جا کر اپنا راج قائم کریں گے، اپنی بادشاہی قائم کریں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور انہوں نے سوچا کیسے؟ یعنی ان کے پاس کون سی ایسی آرگنائزیشن تھی جو جا کر اقتدار کے اتنے بڑے مرکز پر، طاقت کے اتنے بڑے مرکز پر حملہ اور ہونے جا رہے تھے؟ یہ تو حماقت کی پہلے درجے کی نشانی تھی۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت بھی نہیں تھی، اور انہوں نے سوچا بھی غلط تھا، اور جا کر غلط جگہ پر انہوں نے اٹیک کیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ اٹیک کیا تھا، کوئی ایک جگہ نہیں، تقریباً 150-200 جگہوں پر جا کر انہوں نے اٹیک کیا۔ ساری چیزیں واضح ہیں، اور اس اب کا مطلب ایک منصوبے کے مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کے انجام کو ہم نہیں پہنچ پا رہے نا، دونوں طرف سے آج 9 مئی پر وہ معصوم لوگوں پر گولیاں برسانے کی بات کرتے ہیں عمر ایوب صاحب، اور یہاں پر شہباز شریف صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اعظم چودھری صاحب سے میں ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو
जानना चाहूँगा। चॉइस साहब, क्या माजरा है? ज़िम्मेदार का तयन नहीं हुआ है, दोनों तरफ अपना अपना मौक़िफ़ है। रियासत या ये जो बाकी जमातें हैं ये अपना एक मौक़िफ़ रखती हैं। उमर अयूब साहब कहते हैं मासूम लोगों पर गोलियाँ बरसाई गईं, वो शेल फायर किए गए जिन पर लिखा हुआ था कि इन्हें बराह रास्त फायर नहीं करना। फिर वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के पामाल होने का भी आज तज़किरा करते हैं। पख्तून रिवायात के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा हमारे घरों पर पुलिस आई, जो हमारे बच्चे हैं उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, उनकी तालीम मुतासिर हुई। 10,000 अफराद के गिरफ़्तार होने की उन्होंने बात की सिर्फ KP और पंजाब में। उन्होंने कहा ये सब सिर्फ हमारे साथ दुश्मनी के लिए किया गया। अब ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। आज 10 महीने और कुछ टाइम के बाद 1 साल हो जाएगा, हम हतमी तौर पर किसी नतीजे को पहुँचेंगे कि 9 मई कौन कसूरवार था। ज़िम्मेदारी तो कोई नहीं ले रहा, ना कोई अपने आप को कसूरवार कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरसलान साहब। आपके इस सवाल पे आने से पहले सिर्फ एक जुमला कह के फिर मैं इधर आता हूँ। आज वो एक हम सुनते थे ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। आज प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के दामाद आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनके नवासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ज़ियाउल हक साहब के फर्जंद एजाजुल हक साहब, सब ने मिल के आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वोट डाला। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। अब देखें, मैं लाहौर के अंदर हूँ और 9 मई की सबसे ज़्यादा जो एक सीरियस किस्म की वाक़यात हुए, जो संगीन वाक़यात हुए, वो लाहौर के अंदर हुए थे, जहाँ पे कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया गया, उसको जलाया गया जी। अच्छा, ये किस तरह हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही हाई लेवल की एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जिसके ऊपर ये अगर PTI ने कोई प्लान करके ये काम किया है, रियासत पे हमला किया है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसके तमाम हक़ाइक़ वो सामने आने चाहिए, इसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ थे, इसके आगे मकासद क्या थे। लेकिन इस 9 मई के वाक़या के बाद जो कुछ हमने देखा वो इंतहाई अफसोसनाक, वो एक और अलग एक स्टोरी है। अब देखें कि पुलिस ने 9 मई के जो मुल्ज़मान थे, जिनको हम सब लोग कहते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, करार वाक़ई वो हकदार हैं इसके, लेकिन पुलिस ने ऐसे ऐसे बेगुनाह लोगों को इसमें मुलव्वस किया, उनको तशद्दुद किया, उनके घर तोड़े, ख़वातीन पर तशद्दुद किया, बच्चों को माफ़ नहीं किया गया। और सो मच सो मुस्लिम लीग नून की पूरी कंपेन, मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं था इस कंपेन में, सिर्फ 9 मई के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने सारा इलेक्शन लड़ा और 9 मई की बुनियाद पर सारी कंपेन की। और आज आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, आज भी उन्होंने अपनी तकरीर में सबसे पहले 9 मई का हवाला दिया। और ये बड़ा ज़रूरी है कि रियासत 9 मई के हवाले से इस हद तक शफाफियत लेके आए कि ताकि 9 मई को किसी किस्म का ना पोलिटिसाइज़ किया जा सके, ना उसमें कोई कंट्रोवर्सी पैदा की जा सके, क्योंकि सियासी लोगों की अपने इसमें मकासद थे और जो निगरान हुकूमतें थी उनके अपने मकासद थे, और जो हमारे यहाँ पे पुलिस के अहलकार थे जिनको हम थानेदार कहते हैं, उनके अपनी पॉइंट स्कोरिंग की, जिसकी वजह से आज 9 मई के जो वाक़या है उसको मुतनाज़ भी किया जा रहा है और उसके ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं। और इस पे आज रियासत की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसके ऊपर कोई ऐसा कमीशन, कोई ऐसी इंक्वायरी कमेटी हो जिसके ऊपर तमाम लोग एतमाद करें और उसकी तहकीकात की जाए और जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सज़ा दी जाए, और जो बेगुनाहों के साथ जुल्म करने वाले लोग हैं उनको भी निशानदेही की जाए और उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाए। फिर जाके 9 मई के हवाले से आपकी कौम मुतमिन होगी और कौम को ये कम से कम क्लियर हो जाएगा कि 9 मई के हवाले से कौन कौन से मनफी या ऐसे सियासी मकासद लेके लोगों ने इसको ख़राब करने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि रियासत के अंदर अगर आज हम ये नहीं करते, आज हम इसमें शफाफियत पैदा नहीं करते, तो कोई बैद नहीं है कल को फिर रियासत में ऐसे वाक़यात पेश आए जिसके हम मुतहम्मिल नहीं है, जिसकी ना रियासत मुआशी तौर पर मुतहम्मिल है, ना सियासी तौर पर मुतहम्मिल है। आज हमें इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्यों थी? पहली बात तो ये कि इलेक्शन इतनी ताख़ीर से होना, ये भी आइन की एक खिलाफ वर्जी है, ये ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। ये तो एक बिल्कुल ऑटोमेटेड एक सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, आपका जो तज्जिया है, वो तज्जिया जो है वो इशारा इस तरफ कर रहा है, जो मैं फिगर आउट उसको कर रहा हूँ कि शायद ये जिस तरह से हमें पता है मामला 9 मई का वो वैसा नहीं है। आप थोड़ा सा एडवांटेज दे रहे हैं PTI के मौक़िफ़ को भी,
تھوڑا سا اس طرف بھی کچھ ایسی بات ہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ذرا اگر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت کر دیں تو میرے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ کی بات سے میں بالکل کلیئر سگنل نہیں لے سکتا. میں اس پہ شفافیت چاہ رہا ہوں. اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں ان کو بالکل ان کو سزا بھی ہونی چاہیے, ان کو اس میں مجرم ڈکلیئر بھی کرنا چاہیے, لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے بے گناہ لوگ ہیں جن کو ملوث کر کے جن پہ ظلم و ستم کیا پولیس نے اور نگران حکومتوں میں, جس میں 250 کے قریب ہمارے جرنلسٹ بھی شامل ہیں جن کو جیو فینسنگ کے اندر ان کے نمبر ڈال کے اور اس میں سے 15-20 لوگوں کے گھروں میں پولیس گھسی, ان جرنلسٹوں کی فیملیز کو ہراساں کیا, ان کو مارا پیٹا, جس کی وجہ سے ہمیں ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن دائر کر کے ریلیف لینا پڑا. پولیس نے اس کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو بالکل قرار واقعی سزا دیں, لیکن جن لوگوں نے 9 مئی کی آڑ میں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے انہیں بھی معاف نہ کرے ریاست. صحیح, میں آئی گاٹ یور پوائنٹ ناؤ. بالکل میں آگے بڑھنا چاہوں گا. طاہر ملک صاحب کا ذرا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. طاہر ملک صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کی وزیر اعظم صاحب کی منتخب ہونے کے بعد ملک کے 24ویں وزیر اعظم, ان کی تقریر, پھر عمر ایوب صاحب کی تقریر, یہ دونوں بالکل پول اپارٹ اپوزٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں جو سامنے آئے ہیں, اور سینٹر یقیناً اس گفتگو کا یہ 9 مئی ہے جس کا تذکرہ کیا گیا. باقی معاملات پر بھی بات ہوئی, لیکن چونکہ پہلے ایڈریس شہباز شریف صاحب نے 9 مئی کے واقعے کو کیا, اور پھر اسی کی ایک بڑی طویل جو دلیل ہے وہ عمر ایوب صاحب دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے. کیا کامنٹ کریں گے اس پر, آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں 9 مئی تو قابل مذمت ہے, وہ تمام سیاسی جماعتوں نے بشمول پی ٹی آئی نے اس کی مذمت کی. اب چونکہ معاملات عدالتوں میں ہیں تو عدالتوں کے فیصلے کو ہمیں عدالتوں پہ چھوڑنا چاہیے اور اپنے فیصلے نہیں سنانے چاہیے, اور 9 مئی سے 14 اگست کی طرح آنا چاہیے کہ 14 اگست جس جذبے پہ پاکستان قائم ہوا تھا اور لوگوں نے اتنی قربانیاں دی تھی, ان قربانیوں کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک یہ سیاسی تقسیم ہے کہ جی وہ آپ نے ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس سے رشن میں اور اس تنگیزی میں سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے ملک. تو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہم معاشی عدم استحکام کا بھی شکار ہیں. جب کسی ملک میں الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد سیاسی تقسیم ختم ہونے کے بعد نئی حکومت وجود میں آتی ہے اور وہ اپنے مینیفیسٹو پہ یا ایجنڈے پہ یا جو بھی ان کا ریفارم پلان ہے اس پہ عمل کرے. تو اگر یہ سیاسی تقسیم ختم نہ ہوئی جیسے کہ ابتدائی اجلاسوں میں نظر, تو ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا اور معاشی عدم استحکام بھی ہے. تو وہ جو سیلاب آئے گا وہ پھر اس کے اندر سب کچھ بہا کے لے جائے گا جو معاشی عدم استحکام کا تھا. وہ شہباز شریف صاحب کو اس سیلاب میں سارے پہ جائیں گے. تو جو ہے کہ آپ نے جو عوام کو دکھائی, جو امنگیں جگائی ہیں, جو آپ نے 300 یونٹ مفت بجلی کی بات کی, اس کا بھی کوئی پلان ہے یا صرف آپ 9 مئی کا, تاکہ 9 مئی ایک سوال میں شہباز شریف صاحب سے جو اشتہاری ہوئے, مفرور ہوئے, اریسٹ ہوئے, جب وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے تو ان کو الیکشن میں بھی حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے, عدالت سے بھی ریلیف مل گیا ہے. تو پھر کس کا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے کہ بھائی آپ ادھر آ جائیں. تو آپ مکہ مقدمہ 9 مئی ایک سنگین جرم ہے, اس کے اوپر ہماری یہ ضرورت ہونی چاہیے کہ جو ہمارے افواج پاکستان کے اہم دفاعی تنصیبات پہ حملہ کریں وہ بھیس بدل کے اگر استحکام پاکستان پارٹی میں آ جائیں تو ان کو استحکام حاصل ہو جائے. تو ہم خود اپنے مقدمات کا مذاق اڑواتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو اس سوال کا ضرور جواب دینا چاہیے کہ جو آپ کی پارٹی نے اس کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, آپ نے ایک انتخابی اتحاد کیا اس پارٹی میں جس کی اکثریت لوگ پی ٹی آئی تھے اور اس میں بہت سارا حصہ وہ بھی تھا کہ جو 9 مئی کے ایف آئی آروں میں نامزد تھے. تو یہ سب جو ہے یہ ہم یہ دیکھتے ہیں ماضی میں بھی اسی طرح. اگر مقدمے کی فائل بنا کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں تھا جو طیارہ ہائی جیک کر کے انڈیا لے جانا چاہتا.
तो बस ये इन बातों से आगे निकल के जो आम आदमी है उसको 14 अगस्त से मायूस न होने दें। 14 अगस्त 1947 को जो ये मुल्क कुर्बानियों से हासिल हुआ है, जिसके लिए लोगों ने अपनी इज्जतें लुटाई हैं, जायदादें छोड़ी हैं और रास्ते में वो कत्लो गारत गरी से गुजरी, उसके अंदर हम क्या खेल तमाशे कर रहे हैं? 70 साल से 75 साल से खेल तमाशे खत्म नहीं हो रहे। और बड़े, अगर आप पाकिस्तान की तारीख में पढ़ें तो ये कोई नई चीजें नहीं हो रही। क्यों हम इस दायरों के सफर से, दायरों की सियासत से आगे नहीं बढ़ रहे? हमारी अना पाकिस्तान के मुफाद से बड़ी हमारी अना है और इक़्तिदार की हवस में हम जो है वो पास वहाँ मिल गए काबे को सनम खाने से। तो इसलिए सियासी तकसीम कम होनी चाहिए और गवर्नमेंट और अपोजिशन को मिल के आगे अवाम के मसाइल की तरफ जाना चाहिए और ऐसे चीज़ों के हल निकालने चाहिए कि आइंदा सियासी तनाज़े, मखसूस नशिस्तों का मामला है, वो मामला क्यों नहीं हमारे जाती सतह पे हल हो रहा? इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अगर एक रेस, तो इस तरह की जब पॉलिटिकल क्राइसिस डिस्प्यूट में बदलेंगे तो एक पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट होगा। उस डेडलॉक को ख़त्म होना चाहिए और पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए, हमारी मईशत को मजबूत होना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे कोई ऐसी समझ दिखाई नहीं देती। राइट सर, बिल्कुल। आपने इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कुछ मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र किया, खसारे की बात की, जो बिजली चोरी का मसला है उसकी बात की, जो बैरूनी सरमायाकारी है, दीगर मामलात हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको। अब नज़ीर लगारी साहब, जानना आपसे चाहूँगा इस वक्त कितना पोटेंशियल आपको नज़र आता है इस फॉर्म्ड गवर्नमेंट में कि वो इतने बड़े चैलेंजेस से डील कर पाएगी? 16 माह की कारकर्दगी जो कि PDM की जमातों पर मुश्तमिल एक हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब उसके भी वज़ीर आज़म थे। अब भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, मुख्तलिफ जमातों की सपोर्ट से ये एक हुकूमत बनी है और वो वज़ीर आज़म बने हैं। किस हद तक आप समझते हैं ही विल बी एबल टू डील विद द चैलेंजेस, जो मसाइल हैं उनको किस हद तक वो डील कर पाएंगे और डिलीवर कर पाएंगे? पहली बात यह है कि हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं। ऑप्शंस जो पिछले 2 साल से सियासत चल रही है, और बल्कि इसको वहां से लेते हैं जहां से उन्होंने गमले लगाकर अपने फूल उगाने की कोशिश की है। जब से भी पाकिस्तान की सियासत में उन फूलों ने इनको क्या दिया है? जिन्होंने गमले लगाए थे, जिन्होंने फूल लगाए थे, और एक नहीं कई फूल लगाए गए, और उन फूलों के जो इनको खुशबू मिली है उनसे उनका दम घुटने लगा है, जिन लोगों ने ये फूल लगाए थे। अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर आज से 30 साल पहले या कुछ और अरसा पहले हम ऐसे नहीं थे, हमारी इकोनॉमी भी ऐसी नहीं थी, और हम बहुत बड़े सानहे के बाद जब पाकिस्तान दौलत हो गया था उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी का ये हाल नहीं हुआ था जो आज इसका हाल हुआ है। और हमें ज़रूर ये देखना है कि हमने तरक्की माकूस कैसे की। हम ये जो उल्टे पैर चल रहे हैं और मुसलसल चले जा रहे हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारी रियासती मुक़्तदरा ऐसा क्यों सोचती है कि जो कुछ वो सही समझती है वही सही है और जो गलत समझती है वही गलत है? तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान की ताकत के मराकज़ को, बहरहाल पाकिस्तान को तो आज़ाद कर देना चाहिए अपने मामलात को तय करने के लिए। अब भी अगर यही होगा, अब कौन सी बातें हम लेकर बैठें कि जनाब किन शराइत पर बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल किया गया था जनरल ज़िया के हादसे के बाद? वो तो तैयार ही नहीं थे जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराने के लिए। फिर इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन हो गए तो फिर क्या कहा गया उनको? एक तो ये कि बहुत बड़ी चोरी हुई थी इलेक्शन में उस वक्त, और फिर उनको इक़्तिदार के लिए तो बहुत संगीन शराइत उनको सामने रखी गई कि जनाब आप जनरल ज़िया की आधी काबीना को कबूल करने, और उन्हें कबूल करना पड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब एक लाडले को लाया गया, फिर दूसरे लाडले को लाया गया। अब जब पाकिस्तान इस हाल तो पहुंच चुका है तो फिर वो जो जिन्होंने ओनरशिप ली हुई है, मार्शल के पास बेचारे हैं, वो मार्शल के पास कोई चारा नहीं है, आम आदमी के पास किसी किस्म का कोई चारा नहीं है। वो दिन भर मेहनत करता है और शाम को अपने बच्चों को ले जाता है जो पूरी नहीं पड़ती उसे, और जो पाकिस्तान की ओनरशिप लेकर बैठे हैं, जो पाकिस्तान के वसाइल पर अपना तसर्रुफ करते हैं, जो पाकिस्तान की दौलत पर अपना तसर्रुफ करते हैं, जो अपने खुद करोड़ों नहीं अरबों रुपए के असासे रखने के बाद फिर अरबों के सब्सिडीज लेते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रूल कर रहे हैं, वो तो बताएं ना कि वो पाकिस्तान को कैसे चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान को इसी तरह चलाना चाहते हैं जिस तरह से पहले चलता रहा है, या आगे बढ़ना चाहते हैं? वो पाकिस्तान में नए एक दौर का आगाज करना चाहते हैं, जो माजी का दोबारा लौटाना चाहते हैं? ये कौन सी बात थी कि जनाब
آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ریٹائر لوگوں کو ذمہ بنانا ہے، اور ذمہ دار بننے کے لیے میں آپ کو پورے کے پورے لسٹ بھیجتا ہوں کہ تحصیلی ازمان میں کتنے جرنیل جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، بلکہ ذمہ دار نہیں، نمبردار ہیں۔ نمبرداری کے 12.5 ایکڑ زمین، 25 بیگھے زمین ملتی ہے۔ اس 25 بیگھے زمین کے لیے کون کون سے 3 سٹار اور 4 سٹار جنرل جو ہے وہ وہاں پر بنے ہوئے تھے ذمہ دار؟ تو یہ کب آپ چھوڑیں گے اس سلسلے کو؟ اب آپ پاکستان کو آگے بڑھنے کب دیں گے؟ پاکستان کی اگر سیاسی ہمارے پاس جو کچھ بھی سیاسی اثاثہ ہے وہ یہی کچھ ہے، یہی عمران خان ہے، یہی نواز شریف اور شہباز شریف ہے، یہی اسد علی زرداری ہے، اور یہی ہم ان کو اڑا نہیں سکتے، ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو آگے چلنے دینا ہے۔ آپ آگے چلنے دے گا، سسٹم آگے چلنے دے گا تو چلیں گے، نہیں چلنے میں دے گا تو تو نہیں صرف چلیں یہ گے۔ جاننا چاہ رہا ہوں لغاری صاحب، اب تو ہو گئے وزیر اعظم منتخب، ڈیل کر پائیں گے، چیلنجز کو ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ باقی سرکمسٹانسز کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو یہ جن بیساکھیوں پر یہ حکومت ہے، جس طرح سے اتحادیوں پر یہ حکومت ہے، اور وزارتیں کل کو دینی ہیں، ان کو راضی رکھنا ہے، اس میں پھر ڈیلیور بھی کرنا ہے، تو وہ تمام تر چیزیں ہوتی ہوئی آپ آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وزارتیں لوٹ مار کے لیے ہیں، اگر وزارتیں جو ہیں وہ بے محابہ چوری کرنے کے لیے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پاکستان اور مزید غریب ہو جائے گا، پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اگر وزارتیں اس لیے ہوں کہ ڈیلیور کیا جائے، لوگوں کو جو ہے گورننس دی جائے، ایک بہتر گورننس دی جائے، اگر بہتر گورننس دی جاتی ہے تو شاندار نتائج نکلیں گے، بہت ہی شاندار نتائج نکلیں گے، بدترین حالات میں شاندار نتائج نکل سکتے ہیں۔ اگر ان کو فرمائشوں کی جو پرچی ملتی ہے، ان کو اگر وہ فرمائشوں کی پرچی نہ ملے تو کمال ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کیسے آزادانہ طور پر فیصلے کر سکیں گے، اور ان کو کیسے فیصلے کرنے دیا جائے گا، اور فیصلے وہ اپنے مفاد میں نہیں کریں گے، یہ کون اس بات کی ضمانت دے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکمران اشرافیہ یہ دیکھتی ہے کہ جناب کون سی چیزوں سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ان کے کاروبار، پاکستان غریب ہوتا چلا جاتا ہے، ان کے کاروبار ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی فیکٹریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ان کے انویسٹمنٹ بڑھتے جاتے ہیں، ان کے بیلنسز بڑھتے جاتے ہیں، اور پاکستان کا عام آدمی شدید غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ مزید 10% لوگ جو ہے غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ جو غربت کے لکیر سے نیچے ہیں، اور حکمران اشرافیہ جس میں سارے کے سارے سیاسی ایلیمنٹ، پارلیمنٹیرین، ہماری عدلیہ، ہمارے مقننہ، ہمارے جو سروسز کے لوگ ہیں، سارے کے سارے بادشاہ ہیں، اور جو ہمارا ٹریڈر، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، سارے کے سارے مل کر وہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ در بدر خوار ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اعظم چودھری صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جتنے چیلنجز ہیں، اور پھر اب جو بھی ہے، یہ جس طرح بھی ہے، یہ حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہیں، مینڈیٹ 5 سال کا ہے، لوگ اپنے اندازے جو بھی لگائیں کہ 6 مہینے چلیں گے یا سال چلیں گے یا نہیں چلیں گے، لیکن ہم تو یہی دعاگو ہوں گے، امید کریں گے 5 سال کے لیے منتخب ہوئے ہیں، 5 سال ڈیلیور کریں۔ کتنا پوٹینشیل آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا اس وقت حالات موافق یا سازگار نہیں تھے جب یہ 16 ماہ کے وزیر اعظم تھے؟ اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا، یا یہ وہی سچویشن میں ہم دوبارہ آ گئے ہیں جو 16 ماہ کی ان کی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، وہ دوبارہ اسی طرح کے وزیر اعظم بن کر ابھرے؟ ارسلان، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو پی ڈی ایم 1 کی طرح پی ڈی ایم 2 ہے، وہی چہرے ہیں، وہی ساری وزارتیں ہیں، اور وہی سارا پلان ہے ان کے پاس جو 16 ماہ ان کے پاس تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے چلتی ہوئی ایک حکومت تھی، اگر وہ معاشی طور پر یا سیاسی طور پر صحیح پرفارم نہیں کر رہی تھی تو ہم اگر اس کو 5 سال دیتے تو شاید ایک پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار تھی وہ سیاسی موت مر جاتی، لیکن ہم نے درمیان میں اس کا تسلسل توڑ کر اس کو ایک سیاسی زندگی دی، اور ملک جو ہے اس کو بحران کی طرف دھکیل دیا، اور وہ 16 ماہ کی جو کہانی ہے وہ یہ قوم کبھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ اس کے اندر جتنی مشکلات اس قوم نے فیس کی ہیں، یہ لغاری صاحب نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ ایک تو عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گا کہ صرف ریاست غریب ہوئی ہے یا آپ اور میرے جیسے لوگ غریب ہوئے ہیں، جبکہ جو عمرہ تھے وہ امیر تر ہو گئے ہیں، انہوں نے پھر وہی منی لانڈرنگ، وہی ان کے سارے للے تللے، اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں مسائل وہی تھے، لیکن اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک فائدہ کیا تھا کہ ان کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں تھی، ان کے سامنے مزاحمت کرنے والے اسمبلی کے اندر کوئی بندہ نہیں تھا۔ دوسرا، سڑکوں کے اوپر کوئی احتجاج نہیں تھے ان کے خلاف، کیونکہ ایک پارٹی کو بالکل کرش کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایک ہی پارٹی ان کے سامنے رہ گئی تھی، باقی تو ساری پارٹیاں اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی تھی۔
लेकिन अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। अब अंदर भी एक मजबूत अपोजिशन बैठी है असम्बलियों के, और असम्बलियों के बाहर आप देखें कि तमाम वो लोग जो उनके इत्तेहादी भी रहे हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जिसमें GDA है, जिसके अंदर अपना ANP है, जिसके अंदर अब PTI भी शामिल हो गए, ये तमाम पार्टियां ये बाहर भी आपको दमादम मस्क अंदर करती हुई नजर आएंगी। इसलिए उस हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मुआशी है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से मुसलसल बिजली, गैस, पेट्रोल, इसकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। निगरान हुकूमतों ने जाते जाते इतना इजाफा किया है कि अवाम चीखें मार रही है, अवाम का चूल्हा बंद हो गया है। इस वक्त जो गैस है उसके बिल अदा नहीं किए जा पा रहे, अब आगे बिजली के बिल शुरू हो जाएंगे। अब ये मुझे कोई ऐसा प्लान नज़र नहीं आ रहा है इस हुकूमत के पास कि ये बिजली, गैस, पानी, इन चीज़ों के बिल कैसे नीचे लेके आएगी, पेट्रोल को कैसे सस्ता करेगी कि आवाम को रिलीफ मिले। क्योंकि IMF के आपने अगले प्रोग्राम में जाना है मार्च या अप्रैल में, और IMF की शराइत आप अभी तक पूरी कर रहे हैं जो पिछला प्रोग्राम है, तो आप किस तरह रिलीफ दे पाएंगे। लिहाजा मेरे लिए तो आगे मुश्किलात ही मुश्किलात नज़र आ रही है, मुझे कोई आसानी नज़र नहीं आ रही। आसानी नज़र नहीं आ रही, मुश्किलात बेतहाशा हैं। और फिर सवाल यही रहता है कि किस तरीके से हुकूमत तो बन गई, इक़्तिदार तो ले लिया, वजारतें भी मिल जाएंगी, ओहदे भी बांट लिए पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने MKM भी अपनी मर्ज़ी की वजारतें लेने के लिए अभी तक कोशिशें कर रही है, लेकिन उसके बाद अवाम को क्या देंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। ताहिर मलिक साहब, आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं, आपको कितना पोटेंशियल नज़र आ रहा है? अगर एक लिहाज से देखा जाए तो मैं इसकी पॉजिटिव साइड यूँ देख लूँ कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है, उनको भी सियासत, इक़्तिदार, तजर्बा बेतहाशा है उनकी टीम के पास भी, इस टीम के पास, नून लीग के पास भी बहुत है, इत्तेहादी जमातों के पास भी बहुत है। ये क्या तजर्बा काम आएगा कि ये डिलीवर कर पाएंगे, या मुश्किल नज़र आ रहा है आपको? देखिए, माजी में तो देखा गया कि जो हुकूमतें रही हैं उन्हें मुख्तलिफ प्रेशर आते रहे हैं और डिफरेंट इंटरेस्ट को तंग करते रहे हैं और अदम इस्तेहकाम भी रहा है। तो अब जो हुकूमत आ रही है वजूद में, उससे मुख्तलिफ इदारों की सपोर्ट हासिल होगी, तो उनके लिए अगर वो रिफॉर्म करते जी तो ये बेहतरीन मौका है कि वो अपने माशी रिफॉर्म और जो आईनी इस्लाहात हैं, सियासी इस्लाहात हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से तो ये बात खुश आइंदा है। और इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि निगरान सेटअप में जो इस वक्त निस्बतन तवील था, उसमें जो इक़दाम लिए गए हैं, वो डॉलर की कदर हो या वो SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कमेटी हो, वो एग्रीकल्चर की इस्लाहात हो, तो वो इस्लाहात का अमल हुकूमत के वजूद में आने से पहले शुरू कर दिया गया था, उसको बरकरार रखना है और अपने विजन के मुताबिक इस साल को जारी रखना है। इसके लिए ये है कि इनको सियासी रास्ता भी निकालना चाहिए और इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए। और इकॉनमी पे फोकस करके अगर ये उसके में सियासी तकसीम को कम करें तो जो तरीके इंसाफ है उसको भी ऑन बोर्ड ले सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेशन एक ऐसा मॉडल है कि जो बहरहाल एग्जिस्ट करता है। कोई ऐसी जमात नहीं है जो मेजर बड़ी जमातें हैं जो इक़्तिदार बाहर हों। सूबाई सतह पे तहरीके इंसाफ के पास KPK में भी हुकूमत है और वो भी एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, मरकज भी एक अच्छा उनके साथ वो बना सकती है। तो इसकी बजाय मैं ये समझता हूँ कि जो पॉइंट स्कोरिंग है और जो बयानबाजी और से हट के डे 1 से अगर ये इस पे काम शुरू कर दे रिफॉर्म्स पे और इकॉनमी पे फोकस करें तो आम आदमी का मसला काफी हद तक मईशत है। अब पहला जो चैलेंज है किस तरह महंगाई कम कर सकते हैं, ये दो चीजें। नून लीग जो है वो मियां नवाज शरीफ अगर आज वजीर आजम होते तो बेहतरीन पोजीशन में थे, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर है और उनके छोटे भाई वजीर आजम है, कर सकते हैं। तो रीजनल ट्रेड और इंडिया से ताल्लुकात में जो बेहतरी है उसकी जानिब को पेशरफ्त होनी चाहिए। दूसरा, ईरान से जो गैस पाइपलाइन इतने सालों से वो मंसूबा खटाई में पड़ा है, उसके ऊपर कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो इन इकदाम से और जो खसारे में चलने वाले इदारे, प्राइवेटाइजेशन का मामला है, दीगर है, उन मामलात में भी आगे एक बेहतरी आनी चाहिए। तो इस तरफ फोकस करके पहले 100 डेज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उसके दौरान गवर्नमेंट अभी बजट भी आएगा और बजट में किस हद तक हम आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं
उसके ऊपर फोकस गवर्नमेंट का इस जानिब होना चाहिए। राइट, वो फोकस तो यकीनन इन्हीं तमाम चीज़ों पर होना चाहिए। लेकिन एक और अहम नुक्ता यहाँ पर ये है कि एक बड़ी टफ अपोजिशन मिलेगी, जिसका हमने देखा भी जिस तरीके से हर इजलास में, और फिर बड़ा अलल ऐलान ये बात की गई कि ना हम यहाँ पर किसी को चलने देंगे, ना कानून साजी होने देंगे, ना पार्लियामान को चलने देंगे। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। साथ गाजी साहब, अपोजिशन कितना बड़ा चैलेंज रहेगी, और ये अगर कल को जिस तरह से कल सैटरडे था, हफ्ते के दिन एहतजाज की कॉल, कल एहतजाज की कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा आम आवाम के लिए, तो ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा और कितनी टफ अपोजिशन होगी? और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि चलने ही नहीं शायद इनको दिया जाएगा। आम ख्याल ये है ये 6 महीने भी नहीं चलेगी हुकूमत। आपकी क्या राय है इस पर? और वो पहले जब उन्होंने अपोजिशन में न बैठने का फैसला किया था, वो गलत फैसला था, और उनकी जो खराब कारकर्दगी है उसमें जिम्मेदारी पूरे तौर पर पीटीआई की भी है कि उन्होंने अपोजिशन में न बैठने का फैसला किया था। और उस वक्त ये अपोजिशन से ज्यादा मजबूत अपोजिशन थी, 100-150 के करीब उनके पास सीटें थी। अब तो उनके पास सीटें भी बहुत कम हैं। और उस वक्त अब ये बैठ रहे हैं। बैठना जो है वो जमहूरी अमल के लिए शानदार बात है। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है कि अपोजिशन मौजूद हो और अपना पूरा किरदार अदा करे। उसे जो भी बिल लगे कि ये अवाम के मफाद के मुनाफी है, उसके सामने डट जाए। इसको तो बिल्कुल ये किरदार अदा करना चाहिए। और जिस तरह से कानून साजी की गई पिछले दौर के अंदर, धड़ाधड़ कवानीन बन रहे हैं और मिनटों सेकंडों के हिसाब से बन रहे हैं, बगैर बहस के हो रहे हैं, बल्कि उनको पता भी नहीं है, जो आए कर रहे हैं या नो कह रहे हैं, उनको भी ये पता नहीं है हम किस चीज़ को नो कह रहे हैं, किस चीज़ को हाँ कह रहे हैं। तो अब तो कम से कम अपोजिशन होगी, अपोजिशन डटकर तमाम बिलों की मुखालफत भी करेगी, उनके बारे में अपनी राय भी देगी और लोगों के सामने रायामा हमवार करेगी। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी। हमें इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अपोजिशन का होना एक बहुत नेमत से कम नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए कि एक दूसरा नुक्ता नज़र हमारे सामने होगा, हुकूमत एक नुक्ता नज़र लाएगी। अगर उसका बिल लोगों के लिए अपीलिंग होगा तो लोग उसको कबूल करेंगे, वरना अपोजिशन रहनुमाई करेगी और बताएगी कि इसमें क्या खामियां हैं। असल चीज़ तो यह है कि लेजिस्लेशन होनी है और लेजिस्लेशन में अपोजिशन का किरदार है। बाकी हुकूमत का चलना न चलना हुकूमत की अपनी कारकर्दगी पर होगी। अगर अब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी, अगर वो डिलीवर कर रही होगी, अगर वो आवाम को मुतमईन कर रही होगी, तो फिर अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकेगी। अपोजिशन का काम ये एहतजाज, जलसे, मुजाहरे सब कुछ होता रहता है। अब उसमें वो शिद्दत नहीं रही है कि जो एक ज़माने में हुआ करती थी कि जनाब आप अब ये शिद्दत भी कहीं और मुंतकिल हो चुकी है। अब जब वो चाहेंगे कि जनाब अब शहर को या मुल्क को बंद करना है, तो फिर कुछ दूसरी सूरत हाल होगी। अब सियासी जमातों के हाथ में नहीं रहा है कि वो शहर को बंद कर देंगे। वो जब चाहेंगे कहीं ना किसी ना किसी जगह पर बैठकर एक धरने से ही मुल्क को पैरालाइज कर लेंगे, लेकिन ये सियासी जमातों के हाथ में नहीं है। अब देखना ही है कि हमारी रियासती मुक़्तदरा वो क्या चाहती है। वो हुकूमत को चलने के लिए उसके राह हमवार करती है या उसके आगे कांटे बोती है। ये सारी चीज़ें अभी सामने आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके ख्याल से सामने आ जाएंगी। आज़म चौधरी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से देखते हैं आप एक कैसी अपोजिशन, और ये अपोजिशन कितना मुश्किलात पैदा करेगी असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर? पंजाब में भी आपको पता है बड़ी तादाद है, यहाँ पर भी नंबर कुछ छोटा नहीं है, और एक गम गुस्सा भी और एक शदीद एक बिहेवियर भी इनका है टुवर्ड्स दिस गवर्नमेंट। कितना चैलेंजिंग रहेगी ये अपोजिशन बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? आज़म चौधरी साहब। ताहिर मलिक साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। जी मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं इस अपोजिशन को और कितनी चैलेंजिंग और टफ अपोजिशन रहेगी? देखिए, एक तो ये है कि जाहिर है सोसाइटी पोलराइज्ड है और इंतखाबात में जो नताइज आए हैं उसमें भी जो आज हुकूमत बनी है उसके लिए कोई लेजिटिमेसी के भी सवालात हैं, और उनको पता है कि उनका जो बयानी है एक वाज़ेह अक्सरियत जो है उससे वो महरूम है और उनको इत्तेहादियों की सपोर्ट हासिल है। तो ये जो तासर है जिसके अंदर एक आप इत्मीनान की फिजा होती है हुकूमत बदलने की, उससे तो ये हुकूमत महरूम है। लेकिन ये है कि ये अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल के एक हुकूमत चलाते, ऐवान को चलाते और अच्छी इब्तिदा करते, इसके लिए शहबाज शरीफ साहब का जो प्रोफाइल है वो इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करता,
کہ ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن نون لیگ کیا جب میاں نواز شریف کے پاناما والا اسکینڈل آیا تھا تو اس وقت بھی وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ذریعے بھی اس کو حل کرنے کے فیور میں نہیں تھے. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ پارلیمنٹ کو مضبوط بناتے ہیں اور لیڈر آف دی ہاؤس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور اس کے لیے اگر اپوزیشن کو کنسیشن بھی دینی پڑتی قانون کے اندر رہ کے، تو وہ اس سے کی بہتری ہوگی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اس صلاحیت سے محروم ہے یا اس پہ عمل کر سکے گی، کیونکہ ان کی جانب سے وہ ماضی میں اس کے شواہد نہیں ملتے. لیکن ملک کو اور ہمارے سیاسی نظام کو اس کی ضرورت ہے کہ سیاسی جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کیا جائے اور آگے جمہوریت اور سیاست کا راستہ نکالا جائے. سیاست کے ذریعے ریاست کو کمزور نہیں ہونا چاہیے اور عوام کے اصل ایشوز کی جانب فوکس ہونا چاہیے. تو جہاں تک اسمبلی کی بات ہے، اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک بڑا بھرپور وجود ہے اور ان کے بہت سارے نوجوان لوگ وہ آئے ہیں پہلی دفعہ جی کہ جو کمپیئر میں بھی ملک صاحب کی جانب میں دوبارہ آؤں گا. جی میں اعظم چوہدری صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. اس وقت اپوزیشن کتنی ٹف اپوزیشن اعظم چوہدری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اور کس حد تک وہ انہیں چلنے دیں گے اس حکومت کو؟ ایک عام خیال جو میں بار بار بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کا، ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کا یہ ماننا یہ ہے یہ چلنے والی نہیں ہے حکومت. پھر جعلی مینڈیٹ کی بھی بات ہے. آپ کو یہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت، اور اپوزیشن کتنا ٹف ٹائم انہیں دے گی، خاص طور پر اس وقت جو نئے بہت سارے چہرے 35% کے قریب کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں نئے لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، پہلی دفعہ منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ کتنی ٹف اپوزیشن رہیں گے ان کے لیے؟ ارسلان صاحب، سب سے پہلے جب تک ایک بنیادی مسئلہ وہ حل نہیں کیا جاتا تو اتنی دیر تک اختلافات ختم نہیں ہوں گے. وہ ہے الیکشن کے اندر دھاندلی، جس کے اوپر تمام پارٹیاں اس وقت سراپا احتجاج ہے. اور اس وقت حکومت کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اس میں الیکشن کمیشن کی جہاں جہاں کوئی کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو وہ الیکشن کمیشن دور کرے، اور جو الیکشن کی دھاندلی کے اوپر لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کرے. اس کے بعد چیزیں ایسا ایسا وہ سموتھ ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اگر آپ اسی طرح ڈنڈے کے زور پر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. کیونکہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جو ایک فگر آیا ہے 201 سے پرائم منسٹر کا منتخب ہونا اور 92 ووٹ ملنے پی ٹی آئی کو، یہ بظاہر دیکھنے میں ڈبل فگر لگتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ایک بڑی نازک سی صورتحال ہے کہ 3 پارٹیوں کی ایک ٹریک ہے. جو 2 پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی وہ حکومت کو، چلتی ہوئی حکومت کو الٹا بھی سکتی ہیں اور نئی حکومت بنا بھی سکتی ہیں. لہٰذا کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کے دوران کسی جگہ پہ آ کر سیاسی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی آپشن ہوگی، اور اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے کوئی ایسا ایڈوینچر کرتی ہیں تو فوری طور پر حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے. اس لیے اس حکومت کے لیے نہ صرف کہ اسمبلی سے باہر جو معاشی اور سیاسی چیلنجز ہیں، سب سے بڑا چیلنج اس اسمبلی کے اندر بھی ہے. اسی کی وجہ سے تمام تجزیہ کار بھی اور سیاستدان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی ہمیں چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس وقت اتحاد کے اندر جو لوگ شامل ہوئے ہیں آپ ان میں سے تھوڑا سا ان کو باریکی سے دیکھیں، اگر 16 ماہ والی جو حکومت تھی اس کو بھی دیکھیں، ان میں مفادات وابستہ ہیں، ان میں وزارتوں کی بندر بانٹ وابستہ ہے، اور اگر وہ اپنی وہ مفادات سے بالاتر ہو جائے تو پھر شاید یہ حکومتیں چل جائیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے مفادات چھوڑنے کو تیار ہوں گے، اور انہیں عوام اور قوم کی اس قدر مجھے فکر نظر نہیں آتی. اگر اس قدر فکر آتی تو جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں، جو پی ڈی ایم حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ملک صاحب یہ بات کرتے تھے، اور اس کے بعد نگران حکومت، ہمیں بڑے میسیو لیول پہ معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے. اور یہاں پر عجیب و غریب اصلاحات ہو رہی ہیں. جمہوریت اور معیشت کے ثمرات ایک خاص لیول پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. اس سے آگے جو غریب طبقہ ہے، جو پاکستان کی 12-14 کروڑ عوام ہے، اس تک وہ ثمرات آتے ہی نہیں ہیں. ان کے اوپر صرف دباؤ آتا ہے،
उनसे सिर्फ बिल कलेक्ट करें और उनसे बिजली पानी के बिल लें और वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा ले, इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते। स्टेट वेलफेयर स्टेट होती है, उसने तो अपनी कौम की फलाह के लिए काम करना है, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है कि तमाम तर दबाव आप और हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो जो अशराफियाँ हैं जिन्होंने सिर्फ हुकूमत करनी है उनके ऊपर ना टैक्सेशन लागू होगी। अब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है जो सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें जब टैक्सेशन की बात आती है तो वो जो 12 एकड़ या 1 मुरब्बे वाले हैं उन पे बात आ जाती है, वो जो बड़े जिम्मेदार हैं उनकी तरफ क्यों नहीं टैक्सेशन को मुंतकिल किया जाता। राइट, मुझे ये बताएं चॉइस साहब कि आपको कब तक पीपल्स पार्टी काबीना में वजारतें लेती हुई नज़र आ रही है? देखें, जो बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले तो बजट ये तैयार करेंगे, तो बजट के बाद जाके ये कहा जा रहा है कि वजारतों में आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद बजट से पहले ही पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो है वो वजारतों में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि सूबों के अंदर, अब पंजाब के अंदर भी उनको वजारतें देनी है, इसी तरह गवर्नरशिप्स हैं उनकी या आइनी ओहदे जो उन्होंने मांगे हैं वो भी दिए जाने हैं, क्योंकि सदारती इलेक्शन भी आने वाला है, सेनेट का इलेक्शन भी आने वाला है। लेकिन इनके वजारतें लेने ना लेने से जो रियासत के मसाइल हैं उसका तो मैं नहीं समझता कोई तल्लक है ये, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है और हुकूमत के अंदर तमाम लोग बैठे हैं और तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। हाँ, अपोजिशन की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है, लेकिन अपोजिशन क्योंकि हस्ब इख्तलाफ का वो ज़िम्मेदारी उस तरह नहीं बनती कि उसने फैसले नहीं करने, उसने डिलीवर नहीं करना, हुकूमत की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो डिलीवर करे। लेकिन अगर आप जिस तरह अभी कल लाहौर के अंदर डंडा चलाया गया, वकला को गिरफ्तार कर लिया गया, अब ये रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। अगर आप समझते हैं कि अपोजिशन आपके साथ खड़ी हो और जो बुनियादी मसाइल है उनके ऊपर फोकस करना है, तो आपको अपोजिशन को थोड़ा सा सियासी मार्जिन देना पड़ेगा, उन्हें इतने को उनके हक देना पड़ेगा कि वो कम से कम बोल सकें और आप उनकी बात सुने। लेकिन अगर आप डंडे से मसाइल हल करना चाहेंगे और डंडे से उनको दीवार के साथ लगाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए, इससे रियासत के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी और असम्बलियों के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। राइट, ताहिर मलिक साहब, आप कब तक देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? ये आया बजट के बाद ही काबीना का हिस्सा बनेंगे या पहले ही बन जाएंगे या थ्रू आउट नहीं जाएंगे ये काबीना में और वजारतें नहीं लेंगे? वो सर एक शेर याद आ गया कि जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी। तो जब हुक्म मिल जाएगा, ऑर्डर हो जाएंगे कि आ जाए काबीना में आ जाएंगे। अभी तो उनका अच्छा फैसला है अगर सियासी तौर पे देखे कि जी आईनी इदारे हम रखते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम ये, लेकिन और इससे ये भी होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस फासले पे पीपल्स पार्टी को कायम रहना चाहिए कि नून लीग अगर ये कहेगी कि हमें तो हमारे साथ इत्तेहादी थे और जो की मिनिस्ट्रीज थी वो हमारे पास नहीं थी, तो उनको एक फ्री हैंड देना चाहिए ताकि उनकी वो जो करना चाहते हैं, जो उनका विजन है वो पूरा हो। तो वैसे तो मलिक साहब अभी हुक्म मिलने पे ये हुकूमत में आए हैं ये। जी सर, मैंने कहा मलिक साहब ये हुक्म मिलने पर ही हुकूमत में शामिल हुई है अभी भी पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, आजम चौधरी साहब बहुत बाखबर साफी हैं और हम इनसे बड़ा सीखते हैं। एक और हुक्म का इंतजार है, वो काबीना के लिए ना सर। हाँ, अभी तो अभी का हुक्म सिर्फ हुकूमत तक का था। देखिए, जब हुक्म और इशारों पे हुकूमतें चलाई जाएंगी तो फिर वो गेंद जो है ताश की डब्बी में सिमट आएगी ना, कि हुक्म है, बेगम है, मलका है, वो है। तो इस सियासत को इतना बेतौकीर नहीं होना चाहिए। लोगों की तवक्कुआत हैं, देखें अभी करोड़ों लोगों ने वोट डाले हैं, वो घर से निकले हैं, वो अपनी कंफर्ट जोन से निकले हैं, वो लाइनों में खड़े हुए हैं, वो उन्होंने इलेक्शन, तो उनकी तवक्कुआत है। तो मैं तो समझता हूँ कि पार्टी वाबस्तगी से हट के आजम चौधरी साहब, नदीर लगारी साहब और हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि आज किसी की भी हुकूमत हो, अपोजिशन की होती है, इनकी होती, इन हुकूमतों को अवाम की तवक्कुआत पे पूरा करना चाहिए, इन्हें पूरी रिलीफ देना चाहिए, कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, हमारी रियासत को मजबूत होना चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों जो है इक़्तिदार के इनसे आगे निकलना। राइट, बहुत शुक्रिया जी तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।